हो गया। आप थोड़े थोड़ा सा आप अगर ये लेकर जल्दी सामने करोगे तो बाकी लोग देख नहीं पाएंगे बेटा। आप लोग लेके पीछे हो जाएंगे थोड़ा ना, तो मीडिया भी पीछे बैठी है। देखो जो मीडिया पीछे बैठी है उनको तो मैं दिखूंगा ही नहीं। आप ऐसा एडजस्ट हो जाइए कि मैं वो लोग भी मुझसे पूछ सके, नहीं तो नाराज हो देखिए जाएंगे। पीछे मंच भी बना हुआ है, आप लोग वहां से अच्छे से ले सकते हैं। पीछे मंच बना हुआ आप है। सब मंच पर जा सकते तो और अच्छा हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता शर्मा जी, इस क्षेत्र के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष, इस विभाग के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से जो कुछ काम हुआ है और जो हम करने वाले हैं उसकी जानकारी दूंगा। बाद में आप जो पूछेंगे उस सवालों का जवाब दूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में हमारी सरकार आई है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार में हमने रास्ते, कोई आपस में मत बोलिए, वहाँ वो रूम में बैठे हुए लोग जरा बात मत करिए, बंद करिए जरा। हेलो 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 हेलो, मेरे पास है सर ये बात कर, ये चालू है। हेलो हेलो, आप ठीक है? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने के बाद 2014 में हमने बहुत प्राथमिकता दी है और जो कुछ काम हुआ है वो दिख रहा है। जो नई बातें बताना है उसकी मैं पहले शुरुआत करूंगा कि उत्तर प्रदेश में करीब 1 लाख करोड़ खर्चा करके हम 8 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। 2 बन गए हैं और 6 नए बनाए जा रहे हैं। इसमें जो उत्तर प्रदेश की उद्योग व्यापार क्षेत्र के विकास के लिए इसमें बहुत फायदा होगा। पहला जो है गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर बाईपास से बिहार होकर सिलीगुड़ी तक करीब 30,000 करोड़ की लागत से 520 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड ने एग्जिस्टिंग रोड अस्तित्व में नहीं है, हम नई जमीन एक्वायर करके पूरा रोड बना रहे हैं और ये करीब 520 किलोमीटर लंबा है और एक्सेस कंट्रोल ने दोनों बाजू में कोई जानवर, कोई व्यक्ति इसको क्रॉस नहीं कर सकता, तो एक्सेस कंट्रोल इसको बनाया जा रहा है। ये टोटली नया अलाइनमेंट है और इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों से गुजरेगा। ये उत्तर प्रदेश में 84 किलोमीटर, बिहार में 416 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 18 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की लंबाई होगी। इसका पूरा एक्सप्रेसवे का डीपीआर बनना शुरू हो गया है। सितंबर 2022 तक ये पूरा डीपीआर बन जाएगा और इस मार्ग पर अभी करीब 40,000 पीसीयू, यानी काफ़ी हेवी ट्रैफिक है और इसलिए नेचुरली ये बहुत आवश्यक है। भारतमाला फेज़ 2 में इसको हमने जोड़ा है और 30,000 करोड़ इसके ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं। दूसरा जो हाईवे है जो बहुत महत्वपूर्ण है वो वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। वाराणसी से कोलकाता तक 20,000 करोड़ की लागत से 686 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में चंदौली से शुरू होकर यह ग्रीन एक्सप्रेसवे बिहार, झारखंड होकर हावड़ा तक जाएगा। ये एक्सप्रेसवे का काम तैयारी हो गई है, अलाइनमेंट पक्की हो गई है और एक्सप्रेसवे का काम अप्रैल 2022 तक अवार्ड हो जाएगा। तीसरा जो है वाराणसी औरंगाबाद चारदोहा कॉरिडोर,
ये 4,500 करोड़ रुपए के लागत से 262 किलोमीटर 6 लेन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस कॉरिडोर की लंबाई उत्तर प्रदेश में 57 किलोमीटर तथा बिहार में 135 किलोमीटर है और 192 किलोमीटर में काम चल रहा है जो दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। 70 किलोमीटर का काम अप्रैल 2022 में अवार्ड हो जाएगा। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर वाराणसी से बिहार के औद्योगिक क्षेत्र से होकर धनबाद को जोड़ेगा। तीसरा एक महत्वपूर्ण है जिसकी घोषणा अभी मैंने की थी, वो लखनऊ से कानपुर। यह नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। इसकी कीमत 5,000 करोड़ की लागत से 63 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का टेंडर हो गया है। इसका काम अप्रैल 2022 से शुरू हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे शुक्लागंज से प्रारंभ होगा और लखनऊ रिंग रोड से जुड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे बनने से कानपुर से लखनऊ एयरपोर्ट का समय बहुत कम हो जाएगा। मेरे अंदाज से वो 30 से 35 मिनट हो जाएगा। तो एकदम कानपुर और लखनऊ के लिए एक ही एयरपोर्ट जैसा हो जाएगा। और ये इसे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा जिससे दिल्ली की दूरी भी कम हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने से लखनऊ से कानपुर जाने में अभी 1.5 घंटे का समय जो 2-2.5 घंटे लगता है वो 1.5 घंटा बच जाएगा। एक हाईवे जो बना रहे हैं हम लोग दिल्ली से देहरादून, ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। इसकी कीमत 12,000 करोड़ रुपए है। ये 210 किलोमीटर 6 लेन दिल्ली से देहरादून तक का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बन रहा है। यह मार्ग दिल्ली के अक्षरधाम से ईपी, बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर से देहरादून तक जाएगा। इससे दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में। मैं भी उत्तराखंड में प्रचार में था तो मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि हमारे यहाँ रोज़ दिल्ली से 10 फ्लाइट आती है। तो मैंने उनको आश्वस्त किया था कि 1 साल के अंदर एक भी फ्लाइट नहीं आएगी, क्योंकि दिल्ली से एयरपोर्ट जाना और फिर देहरादून से घर जाना इसी में 4 घंटे लगते, उसके बजाय दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में होगा। दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में होगा। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा। दिल्ली से कटरा यानी वैष्णो माता जी का मंदिर है 6 घंटे में होगा। और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में होगा। और दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटे में होगा। इसी साल एंड तक ये पूरे काम काफ़ी हो जाएंगे। काफ़ी काम चालू है। ये दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे जो है ये दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होगा। ये हरिद्वार के लिए नई कमी है। कुछ सहारनपुर में हम बाईपास बना रहे हैं जिससे 2,000 करोड़ की लागत से सहारनपुर में 50 किलोमीटर का 6 लेन नया मार्ग बनाया जाएगा। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण हाईवे जो मध्य प्रदेश के लिए है वो है चंबल एक्सप्रेसवे। 8,000 करोड़ की लागत से 358 किलोमीटर लंबा चंबल एक्सप्रेसवे इटावा से शुरू होगा। ये चंबल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश से इटावा, श्योपुर, भीड़, मुरैना से होकर कोटा तक जाएगा। दिल्ली मुंबई हाईवे को वहाँ मिलेगा और यहाँ से डायरेक्ट मुंबई जा पाएंगे इटावा से। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को जोड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कानपुर, मैनपुरी, कन्नौज से उत्पादित सामान आसानी से चंबल एक्सप्रेसवे से कोटा पहुँचेगा और वहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से JNPT यानी जो देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है वहाँ तक जाएगा। दिल्ली मेरठ तो अभी हो गया है, शायद आपने देखा भी होगा। 10,000 करोड़ की 12,000 करोड़ की लागत से ये 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस का निर्माण हुआ है। और दिल्ली में ये 16 लेन 18 लेन है। ये वर्ल्ड में पहली बार इतनी लेन बनी है। ट्रैफिक भी बहुत है इसके ऊपर। पहले 4.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में आ रहे लोग। तो दिल्ली मेरठ जाने का समय 2 घंटे से समय 45 मिनट हो गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को हम गंगा एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी दे रहे हैं। 300 करोड़ रुपए उसके लिए खर्चा करें, योगी जी ने इसकी मांग की थी। और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच कनेक्टिविटी दी जाएगी। मेरठ बुलंदशहर मार्ग से भगवानपुर से खानपुर तक 8 किलोमीटर का मार्ग बनाकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से भी इसको जोड़ा जाएगा। फिर दिल्ली में हमने ऑलरेडी रोड बनाया ईस्टर्न पेरिफेरियल रोड। आपको पता होगा कि दिल्ली में पहले उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल से जो ट्रैफिक मुंबई की ओर जाता था वो दिल्ली के बीच में से जाता था। तो अभी हमने पूरा पेरिफेरल रिंग रोड बना लिया है हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमाओं को लेकर। और ये पूरा हुआ है। ये करीब 12,000 करोड़ का है। मैंने गलती से 10 बताया था। 135 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बन जाने से
60,000 से अधिक वाहन अब दिल्ली के अंदर प्रवेश किए बिना बाहर से गुजर रहे हैं। दिल्ली का पोल्यूशन इसके कारण कम हुआ है। कुंडली से पलवल तक पहुंचने में जहाँ 4 घंटे का समय लगता था वो देरी 1 घंटे में तय हो रही है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज होने से आगरा, जयपुर, लुधियाना जैसे दूसरे शहरों तक आना जाना आसान हो जाएगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे में इंटरचेंज दिया जा रहा है, ये भी बहुत बड़ा फायदा होगा। ये 1 लाख करोड़ के हाईवे हम केवल बना रहे हैं, ये नए प्रपोज है जिसका 2 बने हैं, बाकी का काम शुरू है। उत्तर प्रदेश में हम 16 बाईपास बना रहे हैं। 13,000 करोड़ के लागत से 16 बाईपास है। इसमें अयोध्या रिंग रोड 4 लेन 67 किलोमीटर 5,600 करोड़, मार्च 2022 में काम शुरू हो जाएगा। रामपुर में 4 लेन बाईपास 9 किलोमीटर 223 करोड़, मार्च 2022 में काम शुरू हो जाएगा। कानपुर रिंग रोड 4 लेन 95 किलोमीटर, ये 3,500 करोड़ का काम है, जुलाई 2022 में शुरू हो जाएगा। रायबरेली से प्रयागराज मार्ग जो है इसमें 24 जगदीशपुर में 4 लेन, ये करीब 1100 करोड़ का है, जिसका हमारी सांसद बहन जी ने मांग भी की थी, पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी पूछा था। इसका काम दिसंबर 2022 में शुरू हो जाएगा। ये 1100 करोड़ का है। जगदीशपुर में 4 लेन, बाबूगंज में 4 लेन, ऊंचाहार में 4 लेन और आलापुर में 4 लेन। बाद में रायबरेली से जौनपुर मार्ग जो है इसमें लालगंज में 4 लेन और रानीगंज अजगरा में 4 लेन, ये भी 600 करोड़ का है। इसका भी दिसंबर 2023 में काम पूरा हो जाएगा। मोहनगंज में भी इसमें 4 लेन है। टांडा रायबरेली मार्ग जैस टाउन में 4 लेन है, ये 5 करोड़ 110 करोड़ का, ये दिसंबर 2023 में काम पूरा हो जाएगा। और सुल्तानपुर लखनऊ मार्ग जो है 15 किलोमीटर, गोसाईगंज में 4 लेन, हैदरगंज में 4 लेन, 650 करोड़ का ये काम दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। गंगागंज में भी 4 लेन है। रायबरेली लखनऊ मार्ग जो है उसमें मोहनलालगंज में 4 लेन, बछरावा में 4 लेन, 14 किलोमीटर 500 करोड़, दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में हमने 22 नए बाईपास निर्माण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 15,000 करोड़ की लागत से 20 नए बाईपास तैयार कर रहे हैं, इसका डीपीआर बन रहा है। बाईपास बनने से शहर के अंदर का ट्रैफिक जाम की समस्या हल होगी और बाईपास बनने से पर्यावरण, प्रदूषण, दुर्घटनाओं में कमी आएगी। गोरखपुर में 6 लेन बाईपास 32 किलोमीटर 7,500 करोड़, मार्च 2022 में डीपीआर इसका बन जाएगा। रायबरेली रिंग रोड फेज 2 निर्माण 22 किलोमीटर 450 करोड़, मार्च 2022 तक डीपीआर बन जाएगा। संत कबीर नगर जिले से बूंदी के सोराई तक 14 किलोमीटर 400 करोड़, मार्च 2022 में डीपीआर पूरा बन जाएगा। बलरामपुर में बाईपास 13 किलोमीटर 250 करोड़, मार्च 2022 में डीपीआर बन जाएगा। सिद्धार्थनगर जिले में शोहरतगंज बाईपास 8 किलोमीटर 200 करोड़, ये मार्च 2022 में डीपीआर बन जाएगा। महोबा में बाईपास 5 किलोमीटर 75 करोड़, मार्च 2022 में डीपीआर बन जाएगा। बस्ती रिंग रोड 14 किलोमीटर 350 करोड़, मछलीनगर में बाईपास 10 किलोमीटर 250 करोड़, मिर्ज़ापुर में बाईपास 20 किलोमीटर 700 करोड़, और ये तीनों सभी मार्च तक इसके डीपीआर बन जाएंगे। संत कबीर जिले में 15 किलोमीटर 175 करोड़ डीपीआर बन रहा है रामनगर के बाईपास के लिए, और ये भी डीपीआर मार्च में हो जाएगा। अमेठी बाईपास पार्ट 2 7 किलोमीटर 200 करोड़, इसका भी डीपीआर बन रहा है। श्रावस्ती जिले में गिलोला बाजार में बाईपास 5 किलोमीटर 100 करोड़, इसका भी डीपीआर बन रहा है। चित्रकूट धाम करवी में बाईपास 15 किलोमीटर 200 करोड़, इसका डीपीआर बन रहा है। गोरखपुर जिले के फरिंदा में बाईपास 4 किलोमीटर 200 करोड़, डीपीआर बन रहा है। गोंडा बाईपास 12 किलोमीटर 500 करोड़, देवरिया बाईपास 19 किलोमीटर 600 करोड़, कानपुर के नवाबगंज में बाईपास 20 किलोमीटर 600 करोड़, और बस्ती के केलवारी में बाईपास 10 किलोमीटर 400 करोड़, महाराजगंज में बाईपास 15 किलोमीटर 250 करोड़, और जौनपुर रिंग रोड 50 किलोमीटर 1000 करोड़, ये सब डीपीआर बन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2014 से 2021 तक हमने 90,000 करोड़ की लागत से 4,722 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम पूरा किया है। उत्तर प्रदेश में 1,60,000 करोड़, यानी समझ लीजिए कि 4,700 किलोमीटर के सड़क का काम चल रहा है, और दोनों पकड़ के होता है 2.5 लाख करोड़। फिर उत्तर प्रदेश पिछले 3 साल में 26,000 करोड़ की राशि किसानों को हमने मुआवजा के रूप में दी है,
तो होगा 2,75,000 करोड़। फिर 13,000 करोड़ के लागत से 16 बाईपास और 15,000 करोड़ के लागत से 20 नए बाईपास, यानी ये हो गया 3 लाख करोड़ पूरा। और इसके साथ साथ लखनऊ कनेक्टिविटी के लिए हमने 4,500 करोड़ की लागत से 105 किलोमीटर का लखनऊ रिंग रोड का काम तेजी से चल रहा है। 71 करोड़ रिंग रोड का पूरा हुआ, 34 किलोमीटर दिसंबर 22 तक पूरा होगा। 8,000 करोड़ की लागत से हमने लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर तथा 252 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड मार्ग का डीपीआर बना है, जो लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर तक है। इस मार्ग में 6 लेन बनने से सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी और यह राम जानकी मार्ग की कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। यह उत्तर प्रदेश में 6 लेन और बिहार में 4 लेन बनने से अयोध्या से जनकपुर तक की यात्रा होगी। 6,000 करोड़ की लागत से 268 किलोमीटर लखनऊ से वाराणसी मार्ग का निर्माण हो रहा है, जिसमें लखनऊ से सुल्तानपुर तक 130 किलोमीटर 4 लेन सड़क बन गई है और सुल्तानपुर से वाराणसी तक 138 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण होगा। लखनऊ से प्रयागराज 4 लेन सड़क बनाई जाएगी, तो उसमें ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि लखनऊ से रायबरेली 4 लेन, रायबरेली से प्रयागराज तक 105 किलोमीटर 4 लेन का काम जो है जल्दी शुरू हो जाएगा। और लखनऊ से कानपुर होकर प्रयागराज तक के सड़क निर्माण का जो काम हो रहा है, इसकी कीमत 4,548 करोड़ की लागत से 99 किलोमीटर 6 लेन कानपुर से प्रयागराज तक की सड़क 2022 में पूरी हो जाएगी। 4,700 करोड़ की लागत से 63 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने से प्रयागराज से लखनऊ करीब 2.25 घंटे में तथा अयोध्या 3.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। एक महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि मैं ये एक प्रयागराज से जो रायबरेली तक 105 किलोमीटर मार्ग है वो 4 लेन हम कर रहे हैं। प्रयागराज से कानपुर तक जो है उसका भी मैंने भी बताया आपको। प्रयागराज में फाफामऊ में हम गंगा पर एक बड़ा ब्रिज बना रहे हैं, उसका मैं आपको थोड़े आइडिया आएगी इसलिए बताता हूँ। ये चित्र है, ये गोवा में हम बना रहे हैं। ये केबल स्टेट ब्रिज है, इसके दोनों तरफ ये टावर है। तो ये जो ब्रिज है ये बनने से यहाँ कैप्सूल लिफ्ट होगी नीचे से और ऊपर तक व्यूअर गैलरी और उसके साथ रेस्टोरेंट भी होगा। और एक जगह पर प्रयागराज के इतिहास को देखने के लिए चित्र प्रदर्शनी भी होगी। आपने कभी फ्रांस में एफेल टावर देखा होगा, तो वो उसी प्रकार का ये है और 2 टावर बनाने की कोशिश है। तो ये जो चित्र है उसके ये गोवा के है और लगभग उसी को डिज़ाइन करने के लिए दिया है और ये बहुत ही अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में ये केवल भारत का नहीं तो विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा। हाँ, अच्छा। और इसमें ये पूरे वैसे यहाँ तीर्थाटन के लिए बहुत लोग आते हैं प्रयाग संगम पर, जहाँ गंगा और यमुना का संगम होता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और यहाँ लोग ऊपर जाकर पूरा प्रयागराज देख सकेंगे। एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात जो है, मैं जब मंत्री था अपना इसका वाटरवेज का, तो मैंने वाराणसी से हल्दिया 1350 किलोमीटर जलमार्ग बनाया। तब केशव जी के आग्रह पर मैंने वाराणसी तो प्रयागराज भी बना दिया है और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने इसमें घाट बनाया है, काफ़ी डिटेल है। आपके यहाँ जल शुद्धिकरण के लिए गंगा में मैं जब आया था कुंभ में, तो बहुत अविरल निर्मल गंगा का स्वरूप देखकर लोग खुश हुए थे। काफ़ी काम हमने उसमें किया है। तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये जो सड़क निर्माण के कार्य ये जो प्रयागराज में जो कार्यक्रम हुआ है, ये जो जलमार्ग का, इसमें हमने कानपुर में यहाँ करीब मैंने 80 प्रोजेक्ट किए हैं जल शुद्धिकरण के और काफ़ी बड़ी मैंने जाहिर सभा में सब पढ़ के दिखाया। मैं आपका समय नहीं लेता, पर ये जलमार्ग बनाते समय मैंने एक कल्पना की थी कि पानीपत सोनीपत से यमुना से निकलेंगे, वहाँ से दिल्ली से आगरा, आगरा से मथुरा, मथुरा से इटावा और इटावा से प्रयागराज। ये 12,000 करोड़ का डीपीआर बनाकर वर्ल्ड बैंक को दिया है। अभी मेरे पास ये डिपार्टमेंट नहीं है और मेरा एक सपना था कि दिल्ली से जहाज़ चलेगा और मैं ऐसे
ठोकराड़ मारने वाले लीडर में से नहीं हूँ। मैं जो बोलता हूँ वो 100% बातें होती है। पर ये जो प्रयोग, अभी मैं उसका मंत्री नहीं हूँ, पर मेरा प्रयास ये था कि पूरा जलमार्ग पे ट्रैफिक आए। अब इसकी बात समझ लो, रोड से जाना है तो 10 रुपये लगता है, रेलवे से 6 रुपये और पानी से 1 रुपया। हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा है और ये प्रयागराज से निकलकर वाराणसी तक जलमार्ग बन गया। वाराणसी से हल्दिया तक इसमें 4 मल्टी मॉडल हब बने हैं। वाराणसी, गाजीपुर, साहिबगंज और हल्दिया चारों बन गए। फिर 40 रिवर पोर्ट बने हैं। तो इसका सबका फायदा ये होगा कि यहाँ का ट्रेड बिजनेस एकदम बढ़ जाएगा क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। और वो हल्दिया से बंगाल के खाड़ी से ब्रह्मपुत्रा, फिर ब्रह्मपुत्रा का ड्रेजिंग मैंने पूरा किया बांग्लादेश के मुंगली एयरपोर्ट तक। तो ये ब्रह्मपुत्रा से जाकर साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना और नॉर्थ ईस्ट को जोड़ेगा। तो सोनीपत, पानीपत से लेकर चाइना तक, इंडोनेशिया, मलेशिया तक अगर ये जलमार्ग बनेगा तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 17 से 18% है, 16% है। चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8 से 10% है। वेस्टर्न इसमें यूरोप की लॉजिस्टिक कॉस्ट 12% और अमेरिका में 12% है। तो ये जलमार्ग, जैसे आप क्या का आम है तो ये पूरा आम पूरा वहाँ तक जा सकता है। यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी है, वो इंडस्ट्री यहाँ शुरू होगी और वहाँ जाएगा। आपको अभी फराक्का में, वो बांग्लादेश में जो राख होती है यहाँ की, पटना की वगैरह, ये फराक्का में राख लेकर वो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए लाई जा रही है। फराक्का की राख बांग्लादेश में जा रही है। स्टोन चिप वहाँ से हमारे यहाँ से उनकी आ जा रही है। तो ये शुरू हो गया है। तो एक बहुत बड़ा काम ये हो सकता है। तो ये जलमार्ग जो है उस समय करने का मौका मुझे मिला है। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट है जो बात मैं आपको कह रहा था कि ये जो अभी तक काम किया गया वो 3 लाख करोड़ हो गया और अभी हमारे 5 साल में हम किसी भी स्थिति में 5 लाख करोड़ के काम करेंगे। तो 5 लाख करोड़ के जब काम होंगे तो ये समझ लीजिए कि 5 लाख करोड़ के काम होंगे तब उत्तर प्रदेश के रोड अमेरिका के बराबर होंगे। और जब वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जहाँ होती है वहाँ उद्योग व्यापार बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, वहाँ रोजगार निर्माण होता है, गरीबी दूर होती है। मैं भी बताया, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी की बात मैं अक्सर बताता हूँ। उनने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। वैसे प्रयागराज में जब सिद्धार्थनाथ सिंह जी मेरे पास आए थे तो मैंने 3000 करोड़ की 10 परियोजना को 191 MLD की क्षमता की नैनी, फाफामाऊ, झूसी सहित 8 STP का निर्माण किया और 780 किलोमीटर आपकी सीवेज लाइन हमने डाली। कुंभ 2019 में गंगा स्वच्छ रहने वाले 53 नालों को हमने बायो रेमिडिएशन से साथ उसको साफ किया, दूषित पानी को गंगा जाने से रोका। और 116.8 करोड़ की लागत से कुंभ में 27,500 शौचालय, 20,000 यूरिनल और 16,000 कूड़ादान हमने गंगा में उस समय कचरा हटाने के लिए एक फ्लोटिंग फ्लैंस स्कीमर भी चलाया था और उस समय ये काम हुआ था। तो निश्चित रूप से मुझे खुशी है कि ये सब काम होने से काफ़ी फ़ायदा होगा। प्रयागराज का जो रिंग रोड है करीब 7,100 करोड़ का 62 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड रिंग रोड का DPR हमने 22 में बनाया, मार्च 22 में बन जाएगा। ये पालपुर से शुरू होकर मिर्ज़ापुर रोड, वाराणसी रोड होकर शहसोन, प्रयागराज बाईपास तक ये 3,168 करोड़ की लागत से 30 करोड़ बनाया जाएगा। फेज़ 2 का रिंग रोड रीवा रोड से कानपुर रोड होकर कौडियार, प्रयागराज बाईपास तक ये 4,000 करोड़ की लागत से 36 करोड़ बनाया जाएगा। और प्रतापगढ़ शहर में हम 350 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर 4 लेन बाईपास का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। और प्रयागराज के जसरा में 125 करोड़ की लागत से 5 किलोमीटर बाईपास का DPR बन रहा है, ये भी शुरू हो जाएगा। कुंभ से पहले जो गंगा जल था वो घुलनशील ऑक्सीजन के साथ उसकी मात्रा बढ़ गई और ये मुझे बहुत खुशी है कि ये काम बहुत आवश्यक था। इसमें कानपुर ये बहुत बड़ी समस्या थी, ये कानपुर ही गंगा को बड़ा ख़राब करता था। तो कानपुर में 2500 करोड़ की लागत से हमने 12 परियोजनाएं शुरू की। जो पानी यहाँ आता है वो परियोजना में 11 पहले ही पूरी हो गई थी, एक परियोजना मार्च 2022 में पूरी हो जाएगी। और एक सीसामऊ नाला था, मेरे हाथ से उसका
मैंने कार्य शुरू किया था। दूषित पानी में गंगा को जाने से रोका गया। सिसामऊ नाले से हर दिन 14 करोड़ लीटर निकलने वाला दूषित पानी गंगा में जाता था, तो उसी से यहाँ हमें बहुत फायदा। जेजामऊ, जाजमऊ और बिंगावन में 63 करोड़ के लागत से एसटीपी बनाया। सिसामऊ नाले में डाइवर्सन करके उसका भी जल शोधन हुआ था। कानपुर के पंखा में 1000 करोड़ की लागत से 30 MLD क्षमता का एसटीपी 2022 में पूरा हुआ। कानपुर में 430 करोड़ की लागत से 401 किलोमीटर सीवेज लाइन डाली थी। तो मुझे लगता है कि ये जो काम थे नमामि गंगा में और वाटर रिसोर्सेज शिपिंग मिनिस्ट्री के नाते और रोड मिनिस्ट्री के नाते ये हुआ है। बाकी मेरे पास बहुत सी जानकारियाँ है। केवल अयोध्या की आपको मैं बताऊंगा कि अयोध्या में हम लोग करीब 25,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। अयोध्या से चित्रकूट 5,000 करोड़ की लागत से राम वन गमन यात्रा मार्ग बनाया जा रहा है। ये राम जानकी मार्ग को अयोध्या से गोरखपुर तक 8,000 करोड़ की लागत से वो बना रहे 6 लेन। बिहार में 5,000 करोड़ की लागत से 4 लेन बनाया जाएगा और 4,000 करोड़ की लागत से 235 किलोमीटर ये 84 कोसी का भी मार्ग अब काम शुरू हो गया है। ये भी हम परिक्रमा का मार्ग बना रहे। केशव जी का इन सब कामों में बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने पीछे पड़ के ये सब काम करवाए। और अयोध्या से चित्रकूट तक 5,000 करोड़ की लागत से 258 किलोमीटर राम वन गमन ये पूरा मार्ग बना रहे। राम वन गमन मार्ग अयोध्या से सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, मोहनगंज, अवतारपुर, सूरतगंज, राजापुर, चित्रकूट जाएगा। और अयोध्या से प्रतापगढ़ 102 किलोमीटर का मार्ग निर्माण हो गया है और प्रतापगढ़ से चित्रकूट 156 किलोमीटर 2022 में प्रारंभ हो जाएगा। तो एक प्रकार से अयोध्या हो, एक्सप्रेस हाईवेज हो, इतिहास और विशेष रूप से तीर्थाटन के लिए प्रयागराज हो, इंडस्ट्री, उद्योग, खेती के विकास से भी हो, हमने बहुत सी योजनाएं की है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि योगी जी के कारण हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था को अच्छा किया, जिसके कारण गुंडा राज को समाप्त किया, चुन के गुंडों को जेल भेजा और उसी के कारण कानून व्यवस्था अच्छी है। इसलिए उद्योग व्यापार क्षेत्र में अच्छा प्रगति और विकास हुई है। लोगों को राहत मिली है गुंडा राज से और इसलिए निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में मेरा विश्वास है कि कानून और व्यवस्था को प्रस्थापित करने वाले और उत्तर प्रदेश को अब अमेरिका के बराबर रास्ते में ले जाएंगे, यह तो कल्पना नहीं हो सकती। एक समय यहाँ के रोड तो चर्चा के विषय थे बिहार और यूपी के। तो ये जो सफलता हासिल हुई है केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, ये डबल इंजन होने के कारण ही हुआ है। तो मेरा विश्वास है आपके मार्फत मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि फिर से एक बार ये डबल इंजन लगा दो। 5 साल हुआ, ये तो ट्रेलर था और असली फिल्म आगे होगी और विकास होगा और उत्तर प्रदेश देश का पहला प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करने वाला पहला राज्य होगा। और निश्चित रूप से इसलिए आपके मार्फत में जनता से अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करिए। आप पूछिए। 2 चरण में जो मतदान हुए हैं उसमें किस तरह की आपको भूमिका दिख रही है, किस तरह का लगा? ये तो आप लोगों के भरोसे है भाई साहब। मैं तो भविष्यवेत्ता भी नहीं हूँ और मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ, तो मुझे जानकारी। दावा कर रहा है कि बहुत आगे निकल गए। चुनाव में सभी दावे करते हैं। पानी में जहाज उतारेंगे, ये कल्पना कब तक साकार होगी? ये कल्पना पूरी हो गई। इसमें ऐसा है कि इसके बारे में जो कानून बनाना था वो पूरे कानून बन गए। जो एमपीबीएस सी प्लेन बोलते हैं, जो पानी पे उतरता है, जो हवाई पट्टी से उड़ता और पानी से उतरता, पानी से उड़ के हवाई पट्टी पे उतरता। मैं 20 ऐसी एयर रोड बना रहा हूँ जो एयर स्ट्रिप पे काम में आएंगे। उसमें 6 बन गए कि जहाँ बड़े बड़े हवाई, अभी राजनाथ जी और मैं राजस्थान में हमारे वो 3 ट्रक को लेकर जाने वाले जहाज से उतरे थे रोड पर, तो वो भी अभी काफ़ी जगह हमने बनाया। इसके साथ ये जो एमपीबीएस सी प्लेन है, इसको मैं फ्लाइंग बोट कहता हूँ, उड़ने वाली नाव, बोट। तो ये ऐसा है कि इसके कानून सब बन गए हैं। 18 सीटर की कीमत करीब 18 करोड़ है। मैं जब था तो मैंने काफ़ी इंटरेस्ट लेकर इसमें लोगों को, प्राइवेट इन्वेस्टर को लाया था। स्पाइस जेट वालों को भी कहा था, वो कुछ सोच रहे थे 100 ऐसे फ्लाइट लेना। तो जैसे आप गोमती से निकले लखनऊ से तो यहाँ उतर गए, या कोई बड़ा तालाब होगा वाराणसी में तो वहाँ गंगा से निकलेंगे तो यहाँ इधर उतर जाएंगे। तो ये
पानी में, नदी में रिवर पोर्ट बनेगा, वाटर पोर्ट बनेगा और रात को भी उतर सकते हैं। अब ये मैंने ट्रायल ऑलरेडी अपने सरदार सरोवर में भी हुई, मोदी जी ने की थी। फिर मैंने इसके पहले प्लेन की टायर मुंबई के समुद्र में प्लेन की ट्रायल की थी। अब केवल यहाँ के लोगों को, प्राइवेट इन्वेस्टरों को बुलाकर ये शुरू करना चाहिए। तो अगर थोड़ा सा जुज भी वहाँ व्यवस्था, वो भी घाट मैंने बना दिया आपके प्रयागराज में, सब जगह जेटी भी बना दिए मैंने, मेरे डिपार्टमेंट से ही करवा दी। केशव जी और मैं थे तो जेटी जी का लोकार्पण किया था मैं जब आया था। तो मुझे लगता है आने वाली नई सरकार इसको शुरू करेगी, ऐसी उम्मीद है। ऐसा है कि अभी मैं रोपवे, केबल कार, फनाकुलर रेलवे का भी हुआ है, इंचार्ज मेरे पास आया डिपार्टमेंट। अभी मैं 16 रोपवे केबल कार उत्तराखंड में बना रहा हूँ, करीब 16 हिमाचल प्रदेश में बना रहा हूँ। तो शहर के अंदर सिंगल इस पर पियर पर एक लाइट, जैसे ब्रॉड गेज, मीटर गेज और स्टैंडर्ड गेज, ये रेलवे के साथ है और बाकी का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी मेरे साथ है। तो इस शहर के रोड पर ऊपर के ऊपर स्टेशन बनाकर एक लाइट रेल ट्रांसपोर्ट की मांग केशव जी ने मेरे पास की थी। वो चुनाव आचार संहिता लग गई, उस समय हम उस पर अध्ययन कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से हम इस प्रकार की ट्रांसपोर्ट सिस्टम करेंगे, लोग ऊपर के ऊपर जाएंगे, नीचे उतरेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी कौन सी सिलेक्ट करना है, उसमें 5-7 टेक्नोलॉजी है, पर निश्चित रूप से इसके बारे में मेरे तरफ से मैं करने के लिए पूरी मदद करूँगा। सर, यूपी चुनाव में आप आए हैं सर यहाँ पर प्रचार के लिए, जैसे अपने आपने तमाम उपलब्धियां बताई हैं। कहते हैं कि यूपी से ही केंद्र का रास्ता जाता है, जब 2024 में चुनाव होंगे तो किस तरह की यहाँ उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार बनेगी और आगे उसका फायदा मिलेगा केंद्र में? देखो, जो 50 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने करके दिखाया। उत्तर प्रदेश के भविष्य को और तकदीर को। और एक विषय मैंने अभी कहा नहीं, जो मेरा प्रिय विषय है, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। अभी 8 लाख करोड़ का पेट्रोल डीजल इंपोर्ट होता है। मैंने इलेक्ट्रिक पर इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन सब लाया है। अभी मैंने कार ली है टोयोटा की, जापान से आई है, मेरे पास है दिल्ली में। वो पानी से हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन पे चलती है और उसमें 15 मार्च को उसका फिलिंग स्टेशन शुरू हो जाएगा। तो ये सब टेक्नोलॉजी हमने लाई है। इसका रोजगार की सबसे ज़्यादा संभावना उत्तर प्रदेश में है। शुगर सरप्लस, राइस सरप्लस, वीट सरप्लस, कॉर्न सरप्लस हमारी समस्या थी। अब मैं 2004 से इथेनॉल का लगातार बात करके पीछे पड़ा हूँ। अभी उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों का भविष्य इसलिए अच्छा हुआ क्योंकि इथेनॉल आया। अब पेट्रोल में 10% इथेनॉल डाल रहे हैं और मैंने अभी नई योजना की है। जरा आवाज मत करो उधर, भैया थोड़ा उधर आवाज मत करो, जरा कार्यकर्ता आवाज मत करो उधर। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अभी मैंने फ्लेक्स इंजन की एडवाइजरी दी है। फ्लेक्स इंजन की एडवाइजरी का मतलब यह है कि अब टोयोटा, हुंडई और सुजुकी, जिनका 65% शेयर है, उनने मान्य किया कि हम ये इंजन लाएंगे जो अमेरिका, ब्राजील और कनाडा में है। वो इंजन का मतलब यह है कि आप 100% पेट्रोल डालो और 100% इथेनॉल डालो। बजाज और टीवीएस और हीरो ने स्कूटर और बाइक बनाई है 100% पेट्रोल और 100% बायो इथेनॉल, जो गन्ने के ऊपर तैयार होता है। तो इसका रेट है 62 रुपये। ये पेट्रोल से अच्छा है और इसका पोल्यूशन भी नहीं है, सस्ता भी है। तो अभी मैंने ये शुरू करा है, तो इससे उत्तर प्रदेश में अभी हम लोग 10% पेट्रोल में डाल रहे हैं, फिर 20% डाल रहे हैं। फिर अभी हमने पहले मोलाइसेस, शीरा, उससे इथेनॉल बनाते थे। फिर BAV मोलाइसेस, यानी 7% शुगर का मोलाइसेस, उससे इथेनॉल बनाते थे। अभी हमने शुगर कैन जूस से डायरेक्ट इथेनॉल बनाने की अनुमति दी है। और अब सबसे बड़ी बात है जो आपके क्षेत्र में फायदे की है, वो राइस और मक्का और चावल, इससे भी अब इथेनॉल बनेगा। जो टूटी हुई वेस्ट चावल होती है जिसको भाव नहीं है, उससे भी इथेनॉल बनेगा। तो अब किसान अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेगा। तो इससे उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। इससे उत्तर प्रदेश इकोनॉमी बदलेगी, नए रोजगार तैयार होंगे, नए क्षेत्र विकसित होंगे। अब अभी मैंने कहा था इलेक्ट्रिक की बसें यहाँ आ गई, इलेक्ट्रिक की कारें आ गई, इलेक्ट्रिक की स्कूटर आ गई। अब वो इलेक्ट्रिक के बाद अभी ग्रीन हाइड्रोजन की कारें आएंगी और इसके साथ ये इथेनॉल का आएगा, तो पूरी बसें इस पर चलेगी। बायो LNG आ रहा है, जैसे ये आपको राइस स्ट्रॉ को आप परेली कहते हैं ना, तो मैंने अभी प्लांट डाला हुआ है। 5 टन परेली से 1 टन बायो LNG तैयार होता है
और देश का पहला ट्रैक्टर मेरा मैंने सीएनजी पर कन्वर्ट किया है, तो 1 लाख रुपए की बचत है। अब उत्तर प्रदेश में ये परली जो जलाते हैं उससे अगर सीएनजी एलएनजी तैयार होगा, वो टेक्नोलॉजी है। और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, हवा की बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से परली जलाने के बजाय इससे हमारे ट्रैक्टर चलेंगे, कार चलेंगी, ट्रक चलेंगी, पेट्रोल कार सीएनजी पे कन्वर्ट होगी, तो किसान ये अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा। तो गांव में रोजगार निर्माण होंगे, रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी बूस्ट होगी और गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा। जवान लोग जो गांव में बसे हुए उनको रोजगार मिलेगा। सर अखिलेश यादव कहते हैं कि जो सत्ता में आए तो 30 लाख तक के वाहन जो होंगे या उससे कम होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इस उनके बयान की पूरे जिले में या प्रदेश भर में बड़ी चर्चा होती है, मतदाता भी चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कैसे देख रही है उनके इस बयान को? 30 लाख से अगर कम के वाहनों को टोल टैक्स फ्री कर देंगे। हम उनके तरफ देखते ही नहीं, आप चर्चा करिए। सर एक सवाल है पॉलिटिकल। एक भाजपा के कार्यकर्ता नारा लगाते हैं, आएंगे तो योगी जी, तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कौन आएगा? ये तो पहली बात तो ऐसे है कि ये पार्टी के लेवल पर ये बात तय होती है कभी भी, पर आज योगी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और स्वाभाविक रूप से इसके बारे में पार्टी का जब चुनाव होता है सभी नए एमएलए चुनकर आते हैं और योगी जी हो जो भी उसका चयन वो करते हैं। यही हमारी लोकतांत्रिक परंपरा है। बनारस से हल्दिया तक आपने ट्रांसपोर्ट नदी में चालू करवा दिया, प्रयागराज से वो कब जुड़ेगा? अभी कैसा है कि प्रयागराज में जलमार्ग बन गया, जो ड्रेजिंग करना था वो यहाँ तक हो गया है। थोड़ा यहाँ के लोगों को भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। जो ट्रक चलाते हैं वो जहाज ले ले, बाज ले ले, यहाँ से माल भेजना शुरू कर दे। यहाँ के उद्योग वाले आगे आए, चीनी उस पे से जाए, यहाँ का चावल उसमें से बांग्लादेश तक भेज दे। तो थोड़ा सा यहाँ के ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ कॉमर्स अगर इंटरेस्ट लेंगे तो ये बातें इसमें गतिशीलता आएगी। सर, सबके लिए आपने टोल टैक्स माफ किया, बट मीडिया वालों के लिए अभी तक ऐसा कोई भी टोल नहीं। बिल्कुल नहीं करूँगा, नहीं करेंगे। देखो, आप नाराज मत हो जाइए। इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। मैं इतने लाखों करोड़ के काम इसीलिए कर सकता हूँ, सरकार के पास इतने पैसे नहीं बेटा। आप कभी मुंबई जाएंगे ना, तो मुंबई में मैंने वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट समुद्र में बनाया और एक मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया और 55 उड्डान पुल बनाया। अगर वो उड्डान पुल नहीं बनते तो आज मुंबई में चल नहीं सकते थे। तो सरकार के पास पैसे नहीं थे बेटा। मैंने वो पैसे खड़े किए, लोगों से लिए, काम किए और पैसे वापस हो गए, लोगों को राहत मिल गई। तो ये इतने बड़े बड़े काम है कि सरकार का बजट, अभी मेरा बजट पहली बार सबसे ज़्यादा है। हिजाब, नकाब और जिन्ना की चर्चा ज्यादा हो जाती है विकास के कामों के बजाय। मैं तो विकास के कामों की चर्चा करना चाहता हूँ, इसलिए उस सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहता। सर, प्रयागराज में निरंजन पुल की बड़ी समस्या है। प्रयागराज में निरंजन पुल जब बारिश होती है कम 5 घंटे पानी भरा रहता है और रेलवे एनएच पर है, एनएच पर है। नहीं सर, नॉर्मली शहर के बीच में, शहर के बीच में रेलवे का। देखो, मैं राष्ट्रीय महामार्ग का मंत्री हूँ, पर इसके बारे में आपको एक बात बता देता हूँ। हमारी बहन जी बैठी है, उनसे, केशव जी से बात करके मैं इसके समस्या के बारे में जानकारी लूंगा। पर एक नई बात आपको बताऊंगा कि रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज अगर कोई होंगे प्रयागराज में कहीं भी, नगर परिषद, महापालिका क्षेत्र में, तो आने वाले समय में उसको भी हम करने के लिए कोशिश करेंगे। बस लास्ट क्वेश्चन भैया, लास्ट क्वेश्चन आप पूछ लीजिए। लास्ट क्वेश्चन गंगा जी पूछ लीजिए। आचमन के लायक नहीं है, ये आज की रिपोर्ट है। ये मैं पूछ रहा था कि योगी जी के नेतृत्व में भाजपा उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, लेकिन जीतने के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा ये अभी तय नहीं है। आप क्यों चर्चा करते हो इसके? हमको तय करना है। ऑलरेडी योगी जी के नेतृत्व में लड़ रहे चुने हुए लोग फिर से योगी जी को चुनेंगे या भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसका निर्णय होगा। ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभारी हो।